पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? होप सो एकदम बढ़िया होंगे। और शुरू करेंगे आज का आपका सेशन। आज के सेशन में हम लोग पहले तो मैं बता दूं, परामर्श कार्मिक ये आपकी यूनिट चल रही थी। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके, तो परामर्श कार्मिक है ना, ये वाली आपकी यूनिट चल रही थी पेपर 2 की यदि मैं बात करूं। इसके अंतर्गत परामर्श कार्मिक के रूप में एक प्रधानाध्यापक की क्या भूमिकाएं, क्या दायित्व, क्या कर्तव्य, क्या विशेषताएं होती हैं आपने पढ़ा, क्या लक्ष्य होते हैं। उसके बाद में एक शिक्षक के रूप में क्या चीज़ें होती हैं आपने ये पढ़ा। एक शारीरिक शिक्षक के रूप में क्या चीज़ें होती हैं आपने ये 3 परामर्श कार्मिक के अंतर्गत चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को, जो आपका यूनिट 3 का पहला चैप्टर है, इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए क्या पढ़ाएंगे आपको? वार्डन। वार्डन आपने सुना होगा, लोग बहुत डरते हैं भाई वार्डन बच्चे स्पेशली। तो आइए समझते क्या होती है वार्डन। निर्देशन एवं परामर्श की प्रक्रिया में वार्डन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आपने देखा होगा अभी एक चंडीगढ़ वाला केस हुआ है ना, उसमें वार्डन कैसे डांट रही थी। तो और ये देखिए, वह यह सुनिश्चित करता है कि हॉस्टल मात्र रात गुजारने की जगह नहीं है। देखिए वार्डन वगैरह कहाँ अवेलेबल होती हैं आपकी, जो हॉस्टल्स होते हैं, है ना। और ये लोग हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल्स में वार्डन एक ऐसी कड़ी है जिनका क्या मानना होता है कि हॉस्टल मात्र रात गुजारने की जगह नहीं है, बल्कि ये शिक्षा का भी एक स्थान है। भाई हॉस्टल में बच्चा पढ़ाई के दौरान ही तो रहता है, तो ये क्या एक शिक्षा का स्थान है। इसके साथ ही हॉस्टल छात्रवृत्ति वृद्धि के लिए प्रतिष्ठा प्रदान करने के साथ ही अच्छे नेताओं एवं नागरिकों के निर्माण का भी एक प्रमुख स्थान होता है। कॉलेज में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारे छात्र कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जहां कॉलेज में उनका अनुभव वृहद प्रभावप्रद विशेष रूप से विश्वविद्यालय प्रांगण में से प्रेरित हो जाता है। छात्रावास में जीवन प्रायः परिवार एवं शैक्षिक संस्था के मध्य समीपता एवं निजी वातावरण उपलब्ध कराने के में सेतु का काम करता है। सेतु मतलब समझते हैं, है ना। जैसे जो आपका ये छात्रावास है, यानी कि ये जो आपका हॉस्टल है ना, इसमें एक तरीके से एक वार्डन का कहना क्या है कि ये जो आपका हॉस्टल है ये एक कड़ी का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। किसके किसके बीच में? जहाँ बच्चा रह के पढ़ाई कर रहा है उसके, और जो उसका परिवार होता है जहाँ से वो रह करके आया है उसके गांव के परिवेश के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। वर्तमान में बृहद संख्या में छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश ले रहे हैं। आज आपको पता है कि भाई मतलब शिक्षा की ओर इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कि जो आपकी उच्च शिक्षा है इसमें बहुत कह सकते हैं एक बृहद संख्या में जो है प्रवेश ले रहे हैं, जिसमें छात्रावास का वार्डन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी कि जो हॉस्टल का क्या होता है आपका, छात्रावास का जो आपका वार्डन है ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वह छात्रों को पहचान एवं प्रेम प्रदान करने में साथ साथ उनमें आत्म स्वतंत्रता एवं आत्मविश्वास के निर्माण में भी सहायता करता है। एज अ वार्डन जो बच्चे होते हैं हॉस्टल में रहने वाले, उनके अंतर्गत एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, और एक कह सकते हैं हम कि आत्म स्वतंत्रता का निर्माण भी सहायता करता है। वार्डन छात्रों से अपने व्यवहार की सादगी, व्यवहारात्मक तरीके और बातचीत और सहानुभूति के द्वारा घनिष्ठता भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे वार्डन बहुत सारे बच्चों के फेवरेट हो जाते हैं, है ना। वह छात्रों में एक संस्था के प्रति अपनेपन की समझ का भी निर्माण करता है। विद्यालय परिसर के अन्य परामर्श या सांस्कृतिक अथवा सामाजिक क्रियाओं में छात्रावास के पृथक रूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे किसी भी संस्थान की पाठ्येतर एवं पाठ्यसहगामी क्रियाओं दोनों का एकीकृत भाग के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। अब वार्डन के मेन फंक्शंस क्या होते हैं ये आप समझिएगा। वार्डन के मुख्यतः कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहला छात्रों को छात्रावास की अपेक्षाओं एवं प्रथाओं से संबंधित विषय की ओर उन्मुख करना तथा छात्रावास यानी हॉस्टल में उपलब्ध सहायता के अनुसार ग्रुप ऑफ लिविंग की समस्याओं एवं उनकी सहायता करना, जिससे वे संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर सकें। एक तरीके से जो भी वहाँ के नियम है कि भाई इतने बजे हॉस्टल में इतने बजे से इतने बजे तक खाना मिलेगा, इतने बजे आपको उठ जाना है ना। रात में कोई आप जो है किसी प्रकार से बाहर नहीं जा सकते हैं, है ना। कॉल के लिए पहले परमिशन चाहिए, मोबाइल नहीं रख सकते। बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एक वार्डन को अवगत कराना होता है जब नया छात्र आता है। उन छात्रों को जो मनोवैज्ञानिक स्थिरता तथा मनोवैज्ञानिक संसाधनों की कमी के कारण विकलांग हो गए, उनकी भी सहायता करना एक वार्डन का काम है। समन्वय एवं संचय अभिलेखों में रहने वाले छात्र से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना और इन सूचनाओं को छात्र हित में प्रयोग करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं आपके, तो वार्डन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। छात्रों में रहने वाले कमरे
मेस जहाँ पे भोजन का बनता है, निर्माण होता है, और पाठ्य क्रियाओं में सहभागिता आदि के प्राकृतिक रूप से जांच करना। वार्डन का ही कार्य होता है कि मेस में टाइम से बच्चे खाना लेने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना, और जो खाने की क्वालिटी है वो मेंटेन है कि नहीं है, जो कुक है वो टाइमली खाना कुक करके रेडी कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को ठंडा खाना या किसी प्रकार का बासी या किसी प्रकार का खाना मिल रहा हो, है ना। तो ये सब चीज़ें भी, और उसके बाद में बच्चों के जैसे छात्रों में जहाँ पर रह रहा होता है उसके जो हॉस्टल होता है उसके रूम की चेकिंग भी वार्डन कर सकती हैं या कर सकते हैं, क्योंकि अब कभी कभी क्या होता है बच्चे गुप्त रूप से मतलब एकदम चुपचाप से फ़ोन रख लेंगे। ये जो डिवाइसेस मना है ना, ये जो चीज़ें हॉस्टल में मना है करने के लिए उन सब का प्रयोग करेंगे। तो इस वजह से रूम की चेकिंग, मेस की चेकिंग, है ना, और बच्चे टाइमली पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, इनकी सबकी चेकिंग जो है एक वार्डन के वर्क के अंडर में आती है, एक वार्डन के कार्य के अंतर्गत आती है। अच्छी संप्रेषण व्यवस्था विकसित करना जिससे छात्र बिना किसी संकोच के विभिन्न क्रियाओं में भाग ले सकें तथा अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। छात्रों को आत्म अनुशासन, आत्मबल के विकास तथा सामान्य कार्य सहभागिता के साथ साथ उचित समायोजित निवास के रूप में छात्रावास की रूपरेखा तैयार करने में सहभागिता हेतु छात्रों को क्या करना, प्रोत्साहित करना। उसके बाद में फिर देखिए छात्रावास में दिवस उत्सव के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनौपचारिक सायंकाल के कार्यक्रम एवं रात्रि भोजन के द्वारा छात्रों के मध्य अपनत्व की समझ का निर्माण करना। छात्रों को स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व एवं कौशल परिपक्वता प्राप्त करने एवं छात्रावास की परिपक्व भूमिका के लिए विशिष्ट स्थान बनाने का अवसर भी प्रदान करना। जैसे मान लीजिए कि बच्चों में जैसे जितने बच्चे हॉस्टल में रह रहे होते हैं ना, उनमें भी एक हेड बना देना, है ना। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं अवसर प्रदान करते हैं, तो ये वार्डन प्रदान करते हैं। कमज़ोर की सुरक्षा करना, ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसकी सुरक्षा करना, मजबूत को शांत करना और शर्मीले को उत्साहित करना, छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना, आत्मानुशासन को प्रेरित करना एवं संस्था की प्रशासनिक नीतियों के व्याख्याकार के रूप में सेवा प्रदान करना। किसका काम है आपका, एक वार्डन का काम है। छात्रों के प्रेम, संज्ञान एवं सुरक्षा की आवश्यकता हेतु ध्वनि पहचान की सलाह देना। यदि अवकाश पड़ जाए तो छात्रावास की सुरक्षा हेतु किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति करें। वार्डन विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं, संवेगात्मक परिपक्वता, आर्थिक पर्याप्तता एवं योग्यता द्वारा छात्र की अभिवृद्धि एवं रुचि को सरलता से जान सकता है। इन योग्यताओं के द्वारा छात्र में अर्थ, उत्तरदायित्व लेने की व्यक्तिगत योग्यता, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक विकास एवं सामाजिक परिपक्वता, व्यावसायिक विकास, विशिष्ट योग्यताएं जैसे गायन, नृत्य, खेल आदि को विकसित करना है। इन समस्त सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाना तथा उनकी सहायता करना वार्डन का क्या होता है, प्रमुख दायित्व होता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि निर्देशन और परामर्श की समस्त प्रक्रिया में वार्डन जो होती हैं या होते हैं उनकी एक क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उनमें विनम्रता, धैर्य एवं समझ के आवश्यक गुण भी होने चाहिए जिससे वे छात्रों में भी इन गुणों का विकास कर सकें। अब वार्डन पढ़ लिया आपने, है ना, प्रधानाध्यापक पढ़ लिया, शिक्षक पढ़ लिया, शारीरिक शिक्षक पढ़ लिया। अब हम लोग जरा लाइब्रेरियन आपने सुने होंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष, एक परामर्श कार्मिक के रूप में इनकी क्या मुख्य भूमिकाएं होती हैं, इनके विषय में हम लोग आइए जरा चर्चा करेंगे। तो पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय के साथ साथ विद्यालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका में भाग लेते हैं, जो प्रायः समस्त निर्देशन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अतः पुस्तकालय अध्यक्ष की कुछ विशिष्ट भूमिकाएं भी होती क्या होती हैं एज अ लाइब्रेरियन। तो पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य नवीनतम सूचनाओं को प्रसारित करने का कार्य करते हैं, और वे शिक्षकों एवं छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष परामर्श में तथा व्यावसायिक सूचना सामग्री के भंडारण एवं वर्गीकरण में संपर्क अधिकारी की सहायता करता है। वह समय समय पर आने वाली सामग्री को प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराता है तथा उसे प्रदर्शित करता है। वह पुस्तकों के अतिरिक्त विभिन्न सूचनाओं से संबंधित जर्नल्स, मैगजीन, समाचार पत्र इत्यादि भी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार पुस्तकालय अध्यक्ष विशिष्ट भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए निर्देशन एवं परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेडिकल स्टाफ के रूप में क्या होती है,
परामर्श कार्मिक की ज़रूरत हमको आइए ये भी समझते हैं। तो विद्यालय में स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए मात्र परामर्शदाता अथवा संपर्क अधिकारियों ही योग्य व्यक्ति नहीं होते हैं। छात्रों की सुचारू प्रगति के लिए उन्हें स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसका पूर्ति मेडिकल स्टाफ रखकर की जानी चाहिए, है ना। एक मेडिकल स्टाफ रखना चाहिए और एक कह सकते हैं हम टाइमली चेकअप कराना चाहिए बच्चों का। मेरे हिसाब से ऐसा विद्यालय में, पता है मैं अगर अपने कुछ मुझसे कभी राय मांगी जाए तो मैं तो यही कहूँ कि भाई एक फुल बॉडी, एक कह सकते हैं फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए बच्चे का, है ना। हर 6 मंथ्स में फुल बॉडी चेकअप हर बच्चे का होना चाहिए और ये स्कूल की तरफ से होना चाहिए, है ना। और हर 6 मंथ्स में होना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें, भाई स्कूल में आप देख सकते हैं आज कितनी फ़ीस ली जा रही है। तो अगर फुल बॉडी चेकअप अगर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दे दी जाए, तो क्योंकि पेरेंट्स नहीं करवा पाते हैं, या कह सकते हैं इतना ज़्यादा वो, हम ये कह सकते हैं कि भाई जब बच्चा बीमार होता है तभी उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई बच्चा को बीमार हम होने ही क्यों दें, है ना। जैसे आप पढ़ते हैं ना 1 से लेकर के 5 तक शिक्षा अनिवार्य है, मिड डे मील है, वैसे मैं चाहती हूँ कि फुल बॉडी चेकअप भी एक अनिवार्य हो जाए। तो कितना अल्टीमेट हो जाए। कैसी लगी आपको मेरी ये राय, ये आप कमेंट सेक्शन में आज बताना नहीं भूलिएगा। मतलब मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं शिक्षा के क्षेत्र में ये कुछ। तो मेडिकल स्टाफ किसी विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रमों सहयोग देता है इस प्रकार से, कैसे कि सभी छात्रों के लिए प्रवेश एवं सत्रीय चिकित्सा परीक्षण उपलब्ध कराता है। शिक्षक एवं माता पिता के लिए यह शारीरिक सीमा का विवरण देता है। ये छात्रों में शारीरिक स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का विकास करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों के स्वास्थ्य के विषय में सूचनाओं का निर्देशन कार्यक्रमों में भी उपयोग किया जा सकता है। ये सभी छात्रों से संबंधित स्वास्थ्य अभिलेख सुरक्षित रखते हैं, जिनमें मेडिकल परीक्षण से संबंधी सभी सूचनाएं रखी जाती हैं, जैसे चेकअप, इलाज के लिए सुझाव, इलाज में कोई भी परिवर्तन या सुझाव जो प्रायः माता पिता के साथ इलाज एवं उनकी प्रतिक्रिया एवं शिक्षकों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट द्वारा सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि मेडिकल स्टाफ छात्रों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के संबंधित इलाज एवं उनकी सहायता हेतु सुझाव प्रदान करने में विशिष्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? एक जो आपके कौन होते हैं, हम कह सकते हैं मेडिकल स्टाफ। तो देखिए परामर्श कार्मिक जो आपका चैप्टर नंबर 1 था यूनिट 3 का, वो आप लोग अल्टीमेटली तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको प्रधानाध्यापक की एक क्या भूमिका होती है, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक शारीरिक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ठीक। और उसके बाद में हमने आपको एक कह सकते हैं कि वार्डन की क्या भूमिका होती है, ठीक। उसके बाद में लाइब्रेरियन की क्या भूमिका होती है ना। और उसके बाद में हमने आपको ये भी पढ़ा दिया कि एक मेडिकल स्टाफ की क्या भूमिका होती है। तो परामर्श कार्मिक के रूप में हमने आपको ये तो पढ़ा दिया, यहाँ से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको चैप्टर 2 शुरू करेंगे। परामर्श कार्मिक जो आपकी यूनिट 3 चल रही है, इसका चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 में क्या बताया गया, तो देखिएगा चैप्टर 2 में परामर्शदाता के रूप में माता पिता, क्या बताया गया, परामर्शदाता के रूप में माता पिता यानी कि पेरेंट्स एज अ काउंसलर, है ना। तो पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, देखिएगा बहुत अल्टीमेट चैप्टर है। इसको आप अपने रोजाना यानी कि दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ेंगे ना, तो बहुत पढ़ने में मज़ा भी आएगा और ऐसा लगेगा कि इसको तो पढ़ नहीं रहे, इस चैप्टर को तो हमने जिया है एक तरीके से, है ना। तो अब समझिएगा माता पिता के रूप में परामर्शदाता। कभी कभी आप देखते होंगे माँ बाप की जो सलाह होती है वो बच्चों को कितनी बेकार लगती है, खासकर किशोरावस्था के दौरान जब बच्चा होता है, जिसमें स्टेनली हाल ने कहा है, क्या कहा है कि तूफान की अवस्था, तनाव एवं तूफान की अवस्था। तो देखिए बात ही होती कि भाई उस अवस्था में जब पेरेंट्स बच्चे को सलाह दे रहे होते, परामर्श दे रहे होते, तो उनको उनकी सब बातें नकारात्मक लगती, ऐसा लगता है ये हमारे दुश्मन है, वो अपने दुश्मन की नज़र से देखते हैं पेरेंट्स को। देखिए ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, परेशान होते हैं, है ना। तो आइए समझते हैं भैया कि माता पिता कैसे एक परामर्शदाता के रूप में, कैसे पेरेंट्स एज अ काउंसलर जो है बच्चे के जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो माता पिता ही छात्रों के प्रधान काउंसलर होते हैं। अगर हम बात करें तो जो प्रधान काउंसलर होते हैं वो मुख्य जो हम एक तरीके से तो कौन होते हैं, माता पिता होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। छात्रों की माता पिता द्वारा दी जाने वाली उचित शिक्षा, प्रशंसा यानी कि अप्रिसिएशन हो, चाहे टीचिंग्स हो, चाहे डांट फटकार हो, कठिन परिस्थितियों में उनकी सलाह हो, ये सब परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। जब बच्चा, एक माँ एक ऐसी होती है कि ना वो आपको देख के ही बता देगी कि आज आप परेशान हैं, फिर वो आप उनको अपनी समस्या भी नहीं बताओगे ना, तब भी वो अपने आप ही आपको खाना परोसते समय या कुछ कार्य करते समय आप उस जगह पे आसपास होंगे तो सलाह देने लगेंगी कि देखो भैया आजकल का ज़माना बड़ा ख़राब है, ज़्यादा दोस्ती यारी के चक्कर में ना पड़ो, बर्बाद हुई जो अपने काम से मतलब रखो, ये वो मतलब वो
उनको पता भी नहीं है एक्चुअल में कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन फिर भी वो एक आपको परामर्श देंगी ताकि कि अगर आप परेशान हैं तो आप उन समस्याओं से निजात पा सके। लेकिन उस समय बच्चा मम्मा पापा की बात को समझ ही नहीं हो रहा था, समझता ही नहीं है। छात्रों के जीवन संबंधी निर्णयों में माता पिता का प्रभाव विकट होता है। किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा किए गए प्रयास इसी आधार पर होने चाहिए। छात्रों को माता पिता से प्राप्त सलाह शिक्षकों तथा निर्देशनकर्ताओं के लिए मात्र एक परिशिष्ट होता है। परामर्शदाता के रूप में माता पिता कुछ निम्नलिखित उत्तरदायित्व होते हैं। आइए समझते हैं क्या मम्मा पापा के उत्तरदायित्व होते हैं। पहला, व्यावसायिक परामर्श और कार्यान्वयन कर्ता के रूप में माता पिता। क्योंकि आधुनिक युग में जो आपके मम्मा पापा हैं वो व्यावसायिक द्वारा किए गए निर्णयों के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। वर्तमान समय में माता पिता परामर्श कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदार हैं, अपितु वे इन योजनाओं को घर पर क्रियान्वयन करने के लिए तत्पर हैं। यदि बच्चे विदेश शिक्षण प्रणाली में संतोषजनक ढंग से प्रगति नहीं कर पाते हैं तो माता पिता इस प्रकार की प्रणाली को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व है तथा बच्चे को उचित शिक्षण देते हैं। सेवा प्रदाता के रूप में माता पिता एक समूह तंत्र के रूप में कार्य करते हैं जिसमें वे एक दूसरे को परस्पर आर्थिक लाभ देते हैं तथा अन्य जानकारियों को साझा करते हैं। माता पिता अपने व्यक्तिगत खर्च किए गए प्रयत्नों से बच्चों को शिक्षा, आवास तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ मनोरंजन तथा इच्छा पूर्ति में भी माता पिता की भूमिका होती है। देखो एक बात बताएं, ये ना वन ऑफ द कह सकते हैं लाइन ऑफ द डे है आज की, क्योंकि मम्मा पापा एक बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं और लास्ट में जब बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स से क्या कहेगा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। शर्मा जी को देख लीजिए, गुप्ता जी को देख लीजिए, उनके बेटे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनके बेटे आज यूएस में हैं, उनके बेटे आज वहाँ लंदन में हैं। आपने मेरे लिए किया ही क्या है, मेरे को आपने सिर्फ नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया है। जबकि उनको ये नहीं पता है कि एज अ पेरेंट्स उन्होंने अपने मतलब शाम दाम दंड भेद जितनी उनकी क्षमताएं थी। एक देखो, दो लोग जीवन में याद रखिएगा, मतलब इस चैप्टर को पढ़ाने के साथ साथ हम आपको थोड़ी सी सलाह भी देना चाहेंगे कि जीवन में दो लोग, कौन, एक तो आपके पेरेंट्स नंबर 1, ठीक है, और दूसरे आपके टीचर्स जो होते हैं, है ना, ये लोग ऐसे होते हैं जो आपको देखो अब इन दोनों को छोड़ करके दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको बढ़ते ना देखना चाहे। बढ़ते तो आपको सब देखना चाहेंगे, लेकिन अपने से ऊपर बढ़ते आपको कोई नहीं देखना चाहेगा। देखो आपको एक जॉब मिल जाए ये सब चाहेंगे, लेकिन पता चले उनसे भी ऊपर पोस्ट की मिल जाए, आप आईएएस अधिकारी बन जाए, तो ये आपके मम्मा पापा और टीचर को छोड़ करके कोई नहीं चाहेगा। यानी कि पेरेंट्स और जो आपके टीचर्स होते हैं वही एक आपके कह सकते हैं हम सच्चे मित्र, या आप कह लीजिए एक सच्चे परामर्शदाता के रूप में आते हैं। वो चाहते हैं कि जो मेरे सिखाए बच्चे हैं, एक टीचर चाहेगा और पेरेंट्स चाहेंगे कि जो उनके बच्चे हैं वो कुछ एकदम अल्टीमेट कर पाएँ, है ना। तो हम ये कह सकते हैं सेवा प्रदाता के रूप में माता पिता इस तरीके से कुछ कार्य करते हैं। और अंततोगत्वा जब बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं या गुस्सा निकालनी होती है तो मम्मा पापा क्या कहेंगे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है ना। तो शिक्षक के रूप में अगर हम माता पिता की बात करें तो 1970 के दशक में माता पिता को शिक्षक के रूप में तथा अंतर विभागीय टीम के सदस्य के रूप में योगदान पर विशेष बल दिया गया। इसमें माता पिता को अधिक सूझबूझ तथा बेहतर संयोजन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राजनीतिक अधिवक्ताओं के रूप में माता पिता की अगर हम बात करें तो माता पिता का प्राथमिक कार्य सीधे सेवाएं उपलब्ध कराने से बढ़कर राजनीतिक, कानूनिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों की वकालत करना है। स्थानीय स्तर पर माता पिता का समूह लघु रूप से शुरू होकर व्यावसायिक संगठनों में परिवर्तित हो गए हैं। परिवार के सदस्य के रूप में एक माता पिता कैसे ही भूमिका निभाते हैं, ये माना गया है कि परिवार के असमर्थ सदस्य के विकास के लिए माता पिता अपने अनुभवों तथा प्रयासों को साझा करता है, जिससे उसका मनोबल बढ़ता है। यानी कि बच्चे का क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। अब परामर्शदाता के रूप में माता पिता की क्या भूमिका होती है, आइए समझते हैं कि किसी व्यक्ति के विकास के लिए उसके माता पिता की भूमिका अहम होती है। सीधी सी बात है, माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सुविधाएं प्रदान करना, साथ में उसे शैक्षिक, व्यावसायिक तथा वैयक्तिक संबंधी अवसर भी प्रदान करना कि मतलब बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, अच्छे से अच्छी एजुकेशन, है ना, जो बच्चे का व्यक्तित्व है, इन सब चीज़ों का भी डेवलपमेंट का अवसर कौन देता है, तो माता पिता। विद्यालय अथवा अन्य कोई संस्था माता पिता के सहयोग के बिना उद्देश्य को सार्थक नहीं बना सकती। माता पिता बच्चे को अनुचित महत्वाकांक्षाओं तथा समायोजनात्मक समस्याओं का स्रोत भी होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परामर्श कार्यक्रम के संचालक का माता पिता से संबंध स्थापित होना अति आवश्यक होता है। और एक परामर्शदाता के रूप में माता पिता की भूमिका किस प्रकार से होती है, तो पहला, व्यक्ति अनुसूची सेवा या मूल्यांकन सेवा भूमिका के रूप में, यानी कि परामर्श सेवा का मूल आधार व्यक्ति के बारे में प्राप्त की जाने वाली सूचनाएं होती हैं। व्यक्ति की क्षमताओं, विशेषताओं, रुचियाँ, अरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, शौक, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, चिंताएं और
कठिनाइयों को जाने बिना परामर्श नहीं दिया जा सकता। क्योंकि बच्चों का अधिकतर समय माता पिता के साथ ही व्यतीत होता है, तो उनको इन सूचनाओं की पूरी जानकारी होती है, इसलिए माता पिता एक अच्छे परामर्शदाता होते हैं। भैया मान लो बच्चे को कोई दिक्कत है, तो आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो कौन बताते हैं? मम्मा ही पापा बताते हैं, है ना। बच्चा बोलता ही नहीं है ना। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती है। सूचना सेवा में माता पिता की क्या भूमिका होती है? तो सूचना सेवा में व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचनाओं के साथ साथ उसकी परिवेश से संबंधित सूचनाएं भी महत्वपूर्ण होती है। अतः व्यक्ति के परिवेश तथा व्यवहार की सूचनाओं का संप्रेषण माता पिता ही करते हैं। इस प्रकार माता पिता सूचनाओं की गुणवत्ता से को संवर्धित करते हैं। कार्यस्थल संबंधी अनुभव प्रदान करने में माता पिता की भूमिका। कई बालकों के माता पिता औद्योगिक संगठनों में अधिकारिक पदों अथवा सेवा नियोजक के पद पर आसीन होते हैं। ऐसे माता पिता विद्यालय के साथ संपर्क तथा कार्यस्थलों पर आने वाली समस्याओं से अवगत कराते हैं, जो बालकों के भावी जीवन के लिए क्या होते हैं? हितकारी होते हैं। बच्चों के लिए विशिष्ट अनुभवों के आयोजन में भूमिका। कुछ बालकों की समस्याएं इतनी गंभीर होती हैं कि स्वयं माता पिता भी उनका समाधान नहीं कर पाते हैं, और ऐसी स्थिति में माता पिता केवल, समझिएगा, इतना सहयोग वांछित होता है कि सुधारात्मक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं या बाल निर्देशन केंद्र जैसे जगहों पर बालकों को भेज दें या स्वयं लेकर जाएं। भाई कभी कभी बच्चा इस कह सकते स्थिति तक बिगड़ जाता है या उसमें इतनी दिक्कतें आ पाती हैं कि जिन्हें पेरेंट्स सॉल्व आउट कर ही नहीं पाते हैं, है ना। तो बाल सुधार केंद्र इसीलिए बने हुए हैं बेटा। विकासात्मक निर्देशन के कार्यान्वयन में भूमिका। अब अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, नंबर अच्छा नहीं लाओगे, सीटेट क्वालिफाई नहीं करोगे, तो बाल सुधार केंद्र में भेज देंगे आपको। क्या मैम हम बड़े हो गए हैं? बड़े नहीं बेटा, बड़े होता है। तो मैम हम बड़े हो गए, हमारे लिए बाल सुधार केंद्र। हमने कहा नहीं, आप बाल ही रहेंगे, बाल बच्चे ही हैं आप अपने मम्मा पापा के लिए, है ना। तो बाल सुधारक केंद्र में भेजा जाएगा आपको। करो शैतानी खूब। माता पिता अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा पारिवारिक विकास के लिए समायोजन करते हैं। निर्देशन कार्यक्रम में सहयोग करते हुए माता पिता स्वयं भी इस सब विषय में आधुनिक मनोवैज्ञानिक विधियों से परिचित होते हैं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर माता पिता विकासात्मक निर्देशन का क्रियान्वयन करते हैं। माता पिता बच्चों में अच्छी अध्ययन आदतों के सदुपयोग की आदतों जैसे गुण को भी विकसित कर सकते हैं। शैक्षिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों के निर्धारण में माता पिता की भूमिका की अगर हम बात करें, तो माता पिता बच्चों की रुचियों तथा योग्यताओं को भली भांति समझते हैं, अतः वे उसके अनुरूप ही कि बालकों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। माता पिता बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। माता ही पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, और बच्चे कहते हैं कि हमको तो बांध के रखा हुआ है ना, और वो अपना लक्ष्य एवं निर्धारित करें, किंतु उनके मार्गदर्शन के लिए स्वयं भी निर्णय लेते हैं। निर्देशन कार्यक्रम के मूल्यांकन में क्या भूमिका होती है एक माता पिता के, तो आइए समझते हैं। माता पिता निर्देशन कार्यक्रम में स्वयं रुचि लेते हैं तथा उसे अपने स्तर से विचार करते हैं। साथ ही यदि कोई आवश्यक सुझाव होता है तो उसे संप्रेषित भी करते हैं, जिससे बालकों के विकास में कोई कमी न रह जाए। माता पिता की भागीदारी कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाती है, जिसका पूर्ण लाभ उनके बच्चों को मिलता है। तो उपरोक्त वर्णित जो बिंदु हैं, जो आपने साथ ये माता पिता की क्या भूमिका होती है परामर्श में, तो ये आपने जब पढ़ा तो इनसे हमको क्या स्पष्टता मिली कि एक परामर्शदाता के रूप में माता पिता की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। बालक के साथ साथ विद्यालय के लिए भी माता पिता का परामर्श आवश्यक होता है ना, जिससे विद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी सुधार लाया जा सकता है। अब देखो, अब आपने परामर्शदाता के रूप में पढ़ा, अब निर्देशनकर्ता के रूप में क्या माता पिता की भूमिका होती है ना, और ये हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए, तो निर्देशनकर्ता के रूप में माता पिता की भूमिका के लिए अगर हम बात करें तो समझिएगा भाई, तो निर्देशन में माता पिता की भूमिका कुछ इस प्रकार से होती है। रोल ऑफ पेरेंट्स इन गाइडेंस, की छात्रों के लिए शैक्षिक तथा व्यवसायिक अवसरों की अधिकतम जानकारी प्राप्त करने में माता पिता की भूमिका होती है। मानसिक स्वास्थ्य तथा सही दिनचर्या के नियमों का उपयोग करने में परिवार की भूमिका होती है। अब मम्मा पापा क्या दिन भर चिल्लाते रहते हैं कि हमारे घर में दलित दूर आ जाएगा। अब आपको लगता है कि देखो हमारे घर में मम्मी कह रही दलित दूर आ जाएगा मेरी वजह से, मतलब हम इतने निगेटिव हैं क्या कि दलित दूर मेरी वजह से आ जाएगा। मम्मा दलित दूर कैसा दिखता है? अरे उनका अल्टीमेटली कहने का मतलब ये नहीं होता कि दलित दूर आ जाएगा, उनका अल्टीमेटली कहने का मतलब होता है कि आप इसी डर से जल्दी उठिए, है ना। अब आजकल तो देखो, आजकल की जो नई जनरेशन है 12 बजे सो उठ रहे हैं भाई साहब, 2 बजे नहा के आ रहे हैं। हम ही देख लो एक हैं, क्या कह रही है मैम हमको देख लो। अरे हमने कहा नहीं आपको पता है हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, आज तो हम बल्कि 4:21 पर उठ गए थे। हैं सही में, सीरियसली मैम, हमने और नहीं तो क्या, हार्ड वर्किंग है हम। आपने मैम सही बताओ, हमने कहा सही नहीं तो क्या झूठ बोल रहे हैं, मम्मी पूछ लो मम्मी। तो
कहने का मतलब ये है कि सही दिनचर्या के लिए मम्मा पापा हो चाहे फैमिली मेम्बर्स हो आपको टोकते रहते हैं कि ये कोई खाने का समय, आजकल बच्चे नाइट स्टडी करते हैं तो पता चले 2 बजे खा रहे हैं आराम से, ये कोई खाने का समय? भैया एक शेड्यूल बनाओ कि कब खाना है, कब सोना है, कब नहाना है। आप ये मान के चलिए, मैं अगर आपको अपने परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी बात बताऊं तो हमारे घर में हमारे से अगर किसी को सबसे ज़्यादा दुख है तो इसी बात पे दुख है कि मेरा रूटीन जो है वो फिक्स नहीं है, वो बहुत बेकार सा है ना। बाकी मेरे घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, हम सब अल्टीमेट है, लेकिन बस केवल उनको दिक्कत है हमारे डेली रूटीन से। कभी भी कोई डांट पड़ती है मेरे को तो सिर्फ मेरे डेली रूटीन की वजह से। भाई पता चल रहा है कि कभी हम 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 ही बजे उठ रहे हैं, 2 ही घंटे सोए, पता चले कभी हम रात में 11 बजे सो गए और सुबह 8 बजे तक नहीं उठ पाए। तो ये क्या होता है, असल में मेरा सीन कुछ अलग ही तरीके का चलता है, कभी जीवन में बताएंगे भाई आपको ऐसा क्यों है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जिस दिन ऐसे समझ लो आप, जिस दिन ज़्यादा काम होता है मेरे को, है ना, उस दिन मेरे को कम से कम 8 से 9 घंटे काम करना होता है, तो इतना मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि पता चले हम सुबह नहा वहा के खा पी के सो गए 11 बजे और सीधे उठे शाम को, सुबह 11 बजे सोए सीधे शाम को उठे 5 बजे, फिर भाई जो लेक्चर मिलते हैं ना। तो अल्टीमेटली मम्मा पापा ये चाहते हैं कि एक आपका नियम होना चाहिए, एक दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए, पढ़ने का समय, खेलने का समय, योगा करने का समय, टीवी देखने का समय, हर एक चीज़ का समय। लेकिन आजकल के बच्चे इसे कहाँ भाई फॉलो करते हैं, लेकिन फॉलो करने वाले करते भी हैं, सब मैम के जैसे थोड़े ना होते हैं। छात्रों में प्रभावी पठन आदतें, कार्य योजना तथा समय नियोजन करने में सहयोग करने में माता पिता की भूमिका होती है। बच्चों को ये दिखाना कि तत्काल खुशी को स्थगित करने से बाद में आनंद मिलता है, ये बताना माता पिता की भूमिका है। सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना, जैसे बच्चों को क्या सुविधा, क्या सहयोग दी जा रही है तथा वे इसके उपयोग कैसे कर रहे हैं आदि की सूचना देना माता पिता का कार्य है। बच्चों में निहित कौशल तथा प्रतिभा को विकसित करने तथा उनके मार्गदर्शन देने में भी माता पिता की भूमिका होती है। तो यानी कि आपने आज हमारे साथ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम लोग शुरू करेंगे आपका यूनिट चैप्टर नंबर 3 विशिष्ट बालकों हेतु निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, तो एक बार फटाफट से लिख दीजिएगा अपनों के लिए, करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड, है ना। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। कल शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर नेक्स्ट, और इसी के साथ में फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, करेंगे सेशन को यहीं से एंड। पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, यूनिट 1 की पीडीएफ वहाँ पर अपलोड करवाने वाले हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको पीजी पॉइंट पे सारी क्लासेस अब अपलोड होने लगी हैं, काम चलने लगा है। ठीक है, तो बहुत जल्द पीडीएफ भी मिलने वाली है, तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आज हमने पूरे वीडियो में नहीं कहा है कि कमेंट करना है, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है सब आपको अल्टीमेटली करनी है। ठीक है, तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।